सुनने में जितना बुरा लग रहा है ये उससे ज्यादा बुरा है। आईएमएफ ने भारत को सी ग्रेड करार दिया। हजरात, ये बहुत बुरा सुनने में है, लेकिन ये सब कुछ मोदी और मोदी सरकार के झूठ की वजह से है। जैसे अंधभक्त वैसे उनकी जिंदगी, और अब वैसा ही टैग भारत पर। अंधभक्त क्या, चड्डी फटी है लेकिन उनको मोदी मोदी। अच्छा, खाने को घर में लाले पड़ रहे हैं लेकिन मोदी चाहिए तो मोदी। बिहार में मोदी जी का ऐसा जलवा है कि 10,000 रुपये में जो लोग बिक गए अब उनके घर पर बिल्डोजर चल रहा है। ये हो रहा है ना, तस्वीरें सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं। लेकिन मैं सी ग्रेड भारत को जो टैग दिया गया है, मैं बीबीसी की रिपोर्ट लगाऊं इससे पहले कि कोई और विवादित बात हो जाए। ध्यान से देखिए भाई, साफ साफ बीबीसी ने बताया है कि आईएमएफ ने भारत को दिया सी ग्रेड। जीडीपी के आंकड़ों पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? असल में भारत सरकार ने बीते दिनों कुछ दिन पहले कहा था कि 2025-2026 की दूसरी तिमाही में सालाना 8.2% जीडीपी बढ़ गई है। जो इससे पिछले साल की थी वो 5.6 बढ़ी थी, और इस बार जीडीपी भारत की 8.2 बढ़ गई है। अब यहां पर कई तरह के सवाल ऑलरेडी उठ रहे थे कि भाई अगर देश इतना पैसा कमा रहा है तो ससुरा जा कहाँ रहा है? जा तो वो अदानी और अंबानी की जेब में रहा है, हमारे हाथ में थोड़ी ना आ रहा है। गरीब के हाथ में कहाँ आ रहा है? 10,000 गरीब को दे भी दिए तो सरकार हड़प ली, या यूं कहूं खरीद ली। भाई उनके पास पैसा है देश भर का, खरीद लिया अगले ने। क्या मोदी जी हैं यार। और अब जो आईएमएफ है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वर्ल्ड बैंक। अरे एक तरफ आप कह रहे हो कि भारत की जीडीपी में उछाल आया है, एक तरफ वर्ल्ड बैंक जो दुनिया भर को लोन देता है वो कह रहा है कि भाई साहब सी ग्रेड है भारत, क्या ही तरक्की, जीडीपी बेकार है। यानी सिर्फ कागजात पर दिखा दिया, जैसे योगी और अमित शाह जी और इनका सब चलता है ना, नाम बदल दो। अब इस पर सॉल्यूशन ये निकालेंगे ये अपने मिजाज के हिसाब से कि अब सी ग्रेड को ए ग्रेड माना जाएगा। हाँ, सी ग्रेड को ए ग्रेड मान लो। सारे अंधभक्त अब लग जाएंगे, अरे सी ही ग्रेड तो ए ग्रेड है, बस सी को ऐसे करना है और बीच में डंडा घुसाना है, हो गया ये सी आज के तारीख का मोदी के काल का नया ए है। बस ये ऐलान आना बाकी है। पूरे देश का बेड़ा गर्क है, कहीं सुकून नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, सारी बातें छोड़िए, आम जनता से देश बनता है। आम जनता को देखिए भाई, मोदी सरकार का दिमाग देखिए, भाजपा का दिमाग देखिए। भाजपा ने पूरे मुल्क को कागज ढूंढने में लगा लिया। भाई बात तो हुई थी मुल्ले कागज ढूंढेंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान एसआईआर के नाम पर आधे साल कागज ढूंढते रहते हैं। कभी कोई एसआईआर तो अभी आया है, लेकिन इससे पहले कागज ढूंढते रहो। इसके बाद एसआईआर के बाद कुछ नया आ जाएगा। कागज बदलवाओ, डॉक्यूमेंट चेंज करवाओ, नाम बदलवाओ, फलाने चीज को फलाने से लिंक करो, फलाने को फलाने से लिंक करो और अलाने को फलाने से। अबे भाई आप ये देखिए पूरे देश को किस तरह से बेवकूफ बनाया गया। अब कोई किसी चीज को किसी से लिंक करा रहा है, कोई अपना नाम कोई नाम चेंज करा रहा है, कोई क्या कहे भाई, कोई फोटो अपडेट। और कमाई किसकी हो रही है? फोटो चेंज कराने कितने लोग जी? 50 रुपये लगेंगे जी, 50 रुपये उनको जाएंगे, 50 रुपये जी कैफे वालों को जाएंगे, बाकी तुम देख लो। अब कल को मोदी जी खड़े हो गए ना, कहते भाई बहनों मैंने ये रोजगार दिया था, मैंने ही बोला कि अरे आज सबके पास लैपटॉप है, वो भी बेरोजगार है, तो मैंने कह दिया कि आप आधार कार्ड अपडेट करो, जरूरी है, और सबको 50-50 रुपये का काम दे दिया। अब इससे पूरा पैसा इकट्ठा होकर देश के खजाने में आया और वो हमने देश के विकास में लगा दिया। अरे असली मुद्दों पर हम सोच भी नहीं पा रहे भैया। यह है मोदी जी का जलवा। हल्के में अगला आदमी प्रधानमंत्री है तो कुछ तो उसके पास है टेक्निक, ये है टेक्निक, हमारे पास नहीं, हम है गुड़ गोबर। उधर बीजेपी के
खतरनाक नेता बढ़िया वाले सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट के बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। जो ट्वीट डिलीट किया वो ये है, देखिए, एक तरफ मैं अंग्रेजी रख रहा हूं और एक तरफ हिंदी रख रहा हूं। इस ट्वीट के अंदर माननीय सुब्रमण्यम स्वामी ने खतरनाक बात कही। कहा मोदी ब्रह्मचारी होने का दावा करते हैं, लेकिन असल में वह एक बैचलर हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से या बिना मर्जी के महिलाओं के साथ अफेयर्स किए हैं। यूएस इंटेलिजेंस के पास ब्लैकमेल करने के लिए तस्वीर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, अब इन्होंने ये ट्वीट किया और पता नहीं कहां से प्रेशर आया कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया। जो बात जनता अब तक सोचती थी कि क्या सच में मोदी जी ऐसे हैं, इतने अच्छे, काम वासना है नहीं उनके अंदर, लेकिन यहां सुब्रमण्यम स्वामी ने भैया कच्चा छिट्टा ही भाई, इतना कौन, मतलब मैं दुआ करता हूं माननीय सुब्रमण्यम स्वामी को अल्लाह सलामत रखे, उनकी जान बची रहे। दोस्तों आप सोचिए कि लाइन बड़ी खतरनाक है कि मोदी जी ने जानबूझकर जबरदस्ती जी लड़की के साथ, या तो जबरदस्ती या जानकर या जबरदस्ती रिलेशनशिप रखा है, रिलेशन बनाए हैं, उनसे संबंध बनाए हैं। आगे मैं खुल के बहुत बोलना चाहता हूं, लेकिन अगर मुझे खोल देंगे मोदी जी फिर मैं क्या करूंगा, आप तो फातिहा भी नहीं पढ़ेंगे। अब इसके बाद कोहराम मच गया सोशल मीडिया पर, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब। विपक्ष की पार्टी के नेताओं, कांग्रेस को, इनको मौका मिल गया, सवाल उठ रहे हैं। और ऐसी बात पहले भी आ चुकी है इसी तरह की, कि एक बार की बात है कि जब सीएम थे मोदी जी, तो उन्होंने किसी महिला पर नजर रखवाई थी अमित शाह के जरिए, ऐसा कुछ भी सुनने में आया था। लेकिन यहां तो मेन नेता जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नेता है, जो बीजेपी से ही है, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भाई साहब नाड़ा ही खोल दिया। यही नहीं, उन्होंने Maltix.in को एक इंटरव्यू में कहा कि ये जो राफेल की डील हुई है, ये राफेल जंग के काबिल ही नहीं है। हमारे कुछ एक्सपर्ट ये नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी मोदी जी ने ये डील की, क्योंकि ये बात अलग है। Maltix को इंटरव्यू देते हुए माननीय सुब्रमण्यम स्वामी ने यह जताया कि ऐसा लगता है कि यह पर्सनल फायदे के लिए राफेल की डील की गई है। राफेल इतना अच्छा फाइटर जेट नहीं है, वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वरना नहीं। इन्होंने ये भी कहा, दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 5 राफेल गिरे। और Maltix को इंटरव्यू देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा, अगर मेरी बात गलत साबित हो रही है तो साबित कीजिए, वरना मैं तो बोल रहा हूं, मेरे सोर्स बहुत पक्के हैं, फाइटर जेट हमारे 5 गिरे हैं। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की देशभक्ति जाग गई है और वो मां बहन की गालियां बक रहे हैं माननीय सुब्रमण्यम स्वामी को। अब रुक जाइए, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज बता दूं आपको। लोग कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं, रज़ा भाई कोई एक ऐसा काम बताओ, ऑनलाइन कोई काम बताओ जिसमें हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा थोड़ा कमाई कर ले। मुश्किल है भाई, ज़िंदगी बहुत महंगाई है। ऐसे में आज एक आपको मैं ऐप के बारे में बता रहा हूँ, मार्केट वॉल्फ ऐप। ये एक शानदार ऐप है भाई, मार्केट वॉल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो चुकी है और फैल रही है। अब आइए देखते हैं इसे यूज़ कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पिन डालकर लॉगिन कर लिया, ठीक। अब फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाता है, यानी जिसमें आपका फ़ायदा हो, जो बाज़ार में ट्रेंड पर होता है। आप एक ही क्लिक में उसे फॉलो कर सकते हैं। आप बहुत छोटे अमाउंट से इस पर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे कंपनियां, दूसरी ऐप आपसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने को कहती है। मार्केट वॉल्फ कम से कम पैसे में
आपको बोलती है काम शुरू करो। दूसरी बात, ये हलाल प्रोडक्ट है, हलाल तरीका है। इस ऐप में इनबिल्ट स्टॉप फीचर भी है। मान लीजिए आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, आपने एक लेवल सेट कर दिया, भाई इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही आपका नुकसान होना शुरू होता है, जिस लेवल पर आपने सेट किया होता है वहां अपने आप ऑटो स्टॉप लग जाता है, जिससे आपका नुकसान नहीं हो सकता। मार्केट वॉल्व का जो ब्रोकरेज है वो मार्केट में सबसे कम है। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक कर दिया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में लाइफ टाइम फ्री में यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कमोडिटीज भी यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह 9 से रात के 12 बजे तक। मार्केट वॉल्व आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240, जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया है। ठीक, और इस प्रॉफिट पर मार्केट वॉल्व का कोई कमीशन नहीं लगा। भाई इस ऐप मार्केट वॉल्व के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और लगातार लोग डाउनलोड कर रहे हैं। तो भाई फालतू दिमाग काहे लगा रहे हो, काहे का इंतज़ार कर रहे हो? जल्दी से जाइए, डाउनलोड कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। हमारे भारत के भाई देखो, थोड़ा थोड़ा कमाई का भी मैं बता देता हूँ, आपके फ़ायदे के लिए रहता है। जो सही चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। महंगाई बहुत ज़्यादा है ना, तो थोड़ा साइड से भी, तो इसलिए मैंने ये आपको बताया था, आगे भी बताता रहूँगा। हजरात, सुब्रमण्यम स्वामी सिर्फ मॉलिटिक्स को इंटरव्यू देते हुए यहाँ नहीं रुके, उन्होंने खतरनाक खुलासा किया और उससे बहुत दिमाग को बहुत जवाब मिल गया। बहुत सारे लोगों के दिमाग में था कि माननीय जयशंकर के पास ऐसा क्या, ऐसी कौन सी स्किल है कि उनको भारत का विदेश मंत्री बनाया गया। जो आदमी ANI को इंटरव्यू देते हुए ये रिकॉर्ड हो गया कि आप चीन को क्या समझते हो, चीन इज अ बिगर इकोनॉमी। वो वीडियो वायरल है जिसमें वो समिता को इंटरव्यू देते हुए ANI की जो है कि चीन को आप क्या वो बड़ा इकोनॉमी है, आप क्या उम्मीद करते हो कि हम छोटी इकोनॉमी वाले जाके लड़ेंगे उनसे? ना ना ना। तो अब जिस आदमी के दिमाग में पहले से ही हार है कि भाई हम तो चीन से जीत नहीं सकते, तो वहां पर कई सारे बच्चे, कई सारे लोगों के दिमाग में था यार हम इतने वीक है क्या। ये घूम ही रहा था। मॉलिटिक्स का आज इंटरव्यू हो गया, उसमें उन्होंने देखिए इस वीडियो में साफ साफ कहा है कि जब मोदी जी CM थे, यानी पहले की बात है, प्रधानमंत्री नहीं थे, तो लाइन मैं कॉपीराइट के चक्कर में वीडियो प्ले नहीं कर रहा हूं, बस आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ट्वीट पर भी इनके मौजूद है, जिसमें इन्होंने कोट किया है कि मोदी जी चीन में ऐश करने जाते थे और सारा इंतजाम एस जयशंकर करते थे। छी छी। और PM मोदी ने शायद एहसान के बदले जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया है। आप समझ रहे हैं? जयशंकर साहब जो आज देश के विदेश मंत्री हैं, वो एहसान उतारा है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ऐसा माननीय सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है। अल्लाह इनको सलामत रखे। दोस्तों, हर पॉइंट, हर मुद्दे पर सरकार पूरी फेल रही है, पूरी फेल। जब प्रधानमंत्री के लिए बिलख रहे थे तो उनकी तरफ, भाजपा की तरफ से यह कहा गया था कि हम अरे नीरव मोदी को पकड़ के लाएंगे, हम वो किंगफिशर वाले को, विजय माल्या को पकड़ के लाएंगे। लेकिन पकड़ के क्या लाए? अरे भाई, बांग्लादेश की शेख हसीना। माफ कीजिएगा, निकल जाती है थोड़ी सी मेरी हंसी। क्या काटा है भाई साहब। और सुनिए, तब कहा था काला धन वापस लेके आएंगे, आज संसद में क्या कहा, ध्यान से सुनिए। लाना तो दूर की बात, 10 साल में भारत से कितना काला धन विदेश भेजा गया है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना कोई जानकारी है। ये मोदी जी ने कह दिया है और आप दबाते रहिए भाजपा का जाके बटन।
आगे बढ़ते हुए मजेदार खबर देखिए। जो खबर मैं आपको बता रहा हूं उससे पहले आप देख रहे हैं भारत की राजधानी की जनता का दोगला रवैया। भाजपा भाजपा करके भाजपा को जिताया और आज न उनके घर में पानी साफ आ रहा है, ना उनको हवा साफ मिल रही है, और बेचारे फंसे ऐसे कि रेखा गुप्ता जी का नाम तक नहीं ले सकते। और प्रदूषण की वजह से हालात इतने खराब कि गोदी मीडिया रेखा गुप्ता का नाम नहीं ले रही है। यार बड़ा मस्त मजा आ रहा है। हम तो बर्बाद हैं, नंबर तुम्हारा भी लग गया है भाई। आज तक ने खुलासा किया खुद, पहले का पराली जलाइए। खास समुदाय के लोग भाजपा को अब बचाने के लिए, अरे पराली जलाइए यार, पहले भी ना होते थे क्या? अच्छा लो ध्यान से देखिए, गुचट्टे तमाम देखें। आज तक ने खुद ही लिखा, खुद ही फोटो शेयर किया। क्या लिखा? पराली नहीं दिल्ली जहरीली हवा का असली गुनहगार। नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की जहरीली हवा की असली विलन ट्रैफिक और स्थानीय कारक है, पराली का धुआं नहीं। इस बार दिल्ली के वायु प्रदूषण में पराली के धुएं का योगदान सिर्फ 5% है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो यानी अभी भी गोदी मीडिया में दम नहीं है कि जैसे केजरीवाल का फोटो लगाकर उसकी खांसी का, पूर्व सीएम की खांसी का तक मजाक उड़ाया था इन्होंने, और आज अंजना ओम मोदी को खांसी नहीं आ रही है। माफ कीजिएगा अंजना ओम कश्यप जो भी है, लेकिन करती तो काम मोदी वाले ही है वो। बहरहाल आज दुख होता है उन तमाम पत्रकारों को देखकर जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। उनका दोगलापन उन्हीं के ट्रैक रिकॉर्ड पर मौजूद है कि कल वो क्या कहते थे दिल्ली में प्रदूषण होने पर और आज क्या कहते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है। सीजीआई कह रहे हैं कि भैया घर से काम करो, मैं तो सुबह सुबह सिर्फ टहलने निकला था, सांस लेना हराम हो गया, इतना प्रदूषण है। और हमारे मोदी जी वहीं प्रदूषण के हालात में खड़े हुए कहते हैं आप मौसम का मजा लीजिए। वाह, आप भी मौसम का मजा लीजिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। अमृतकाल देखने के शौकीन हैं तो इंडियन एक्सप्रेस गोदी मीडिया का ही ये अपडेट देख लीजिए। दिखाया गया है कि इतिहास में भारत का रुपया सबसे नीचे आकर गिरा है। ये देख लीजिए, मोदी काल में 2025 में इतिहास में भारत के सबसे ज्यादा डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया गिरा है। मोदी की तस्वीर इंडियन एक्सप्रेस ने खुद लगाई है। अल्लाह इसके ग्राफिक डिजाइनर को बचाए, उसकी जान सलामत रहे। याद है आज भी आपको ये वीडियो, जब विपक्ष में मोदी जी थे, जब मशरूम नहीं खाते थे तो मुंह बना बना कर कहते थे ये रुपया ऐसा नहीं गिरता है। दोस्तों मैं जानता हूं ये रुपया ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, इस हिसाब से जवाब मांग। लेकिन आज वही रुपया अंधभक्तों से भी ज्यादा नीचे गिर गया है, लेकिन मोदी जी को पता नहीं चल रहा है। दोस्तों धीरे धीरे तो खेल ऐसा किया जा रहा है कि भारत के हर इंसान के मोबाइल के अंदर मोदी जी पहुंच जाएंगे। ला 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 ला। एपी दिलो पहुंचे ना पहुंचे अपना गाना लेकर, मोदी जी सबके मोबाइल में पहुंच जाएंगे और सब पर रखेंगे पैनी नजर। डराने वाली बात है, लेकिन मेरी हंसी निकल रही है क्योंकि मेरा तो छोड़ो, सब फंस रहे हैं इस बार। भारत सरकार, मोदी सरकार ने जितनी भी कंपनियां हैं मोबाइल की, जो मोबाइल बनाती हैं, सबको पता है क्या कहा है? जो हमारी सरकार की स्टेट गवर्नमेंट की जो ऐप है ना, ऐप सरकारी, हमारी मोदी सरकार की जो ऐप है भारत सरकार की, वो ऐप प्री इंस्टॉल करके दो। इंडिया ऑर्डर्स स्मार्टफोन मेकर्स टू प्री लोड
स्टेट ऑन साइबर सेफ्टी ऐप। कांग्रेस कैरोलाइन ने इसको रीशेयर करके बड़ी खतरनाक लाइन लिखी, वेर एवर यू गो आई एम देयर, स्नूपेंद्र मोदी। यानी आप अब मोदी जी की ऐप को डिलीट भी नहीं कर पाएंगे, और अल्लाह जाने आपके फोन के अंदर वो जो ऐप आएगी उसके जरिए आपकी क्या क्या बातें सुनी और देखी जाएंगी। उधर मोदी जी का विकास छपरा तक पहुंच चुका है। छपरा के गड़खा इलाके में आइए मोदी जी का विकास और वहां के लोग जो 10,000 रुपया लेके दबाए थे, देखो मजा लो। तो भाई लोग मोदी और नीतीश जी के जोड़ी हिट हो गए। 10,000 अरे वाह, जोड़ी मोदी और नीतीश जी के हिट हो गई। 10,000 का कमाल हो। 10,000 लगा के देख लो भाई। अरे रे मार दे, पैसा में ढेर लगल, 10,000 नहीं के लगल। राइट जा ले गल वो। भाई बहुत यहाँ क्राउड है। करारा लोग के क्या राय बा कमेंट में बताओ लोग। आतंक के दम यहाँ गरखा में हो चुका है भाई, अतिक्रमण चालू हो चुका था। प्रणाम। सुन लिया आपने क्या क्या कह रहे थे लोग। मैं तो अभी बोल रहा हूँ, ये तो अब उनको पहले समझ में आ गया है। लेकिन विकास नहीं रुकना चाहिए मोदी जी, इसी तरह से विकास होना चाहिए। भाई साहब सच बोलने वाले चाहे कोई भी हो हमें पसंद है। ये थोड़ी ना बीजेपी के खिलाफ है, हम बीजेपी के हम साथ हैं, लेकिन ऐसे वालों के साथ। कश्मीर के इस बीजेपी के नेता भाई साहब ने दिल जीत रखा है। बढ़िया आदमी है भाई साहब, बहुत बढ़िया आदमी। जिस पत्रकार का घर तोड़ा गया सरकार के बुलडोजर से, और उसी मुसलमान पत्रकार को एक हिंदू कश्मीरी ने अपना मकान दिया, प्लॉट दिया, तो कश्मीरी पत्रकार का टूटा हुआ घर सुनकर बीजेपी के स्थानीय नेता वहां पहुंचे, हालचाल लिया, बयान भी दिया और कहा कि हम आपके साथ हैं। अब आप दोगलापन कहिए या कुछ और, ऐसा बीजेपी के नेता हमने दूसरा तो कोई देखा नहीं। बहरहाल कश्मीर के अंदर से ये मैसेज आया है, यही तो डर है बीजेपी का, यही है डर फैलाने का कि लोग आपस में एक ना हो। अगर डेंग साहब का एक मकान गिरा है, 10 मकान डेंग साहब के बनेंगे। क्या बात करते हैं? अगर सरकार की तरफ से अगर कोई भी चीज दी जाती है, अब देखो सरकार, देखिए मैं यहाँ कोई सियासी बयानबाजी नहीं करने आया हूँ। एक मिनट, चूंकि सरकार, अब इसमें सरकार किसकी है? जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार है। बुलडोजर लगा है तो कोई गवर्नर साहब ने बुलडोजर नहीं लगाया है। मैंने गवर्नर साहब से बात की है, गवर्नर साहब ने कहा कोई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बुलडोजर का ऑर्डर नहीं आया है। अब कहां से आया है? मैं यहां सियासत की बात नहीं करूंगा, मैं किसी के घर में आया हूं, किसी का हालचाल पता लगाने आया हूं, और मैं यहां कोई सियासी बयानबाजी करने के लिए नहीं आया हूं। सियासत करने के बड़े मौके हमें मिलेंगे, वहां सियासी सवाल पूछे जाएंगे, आज नहीं। उन लोगों के मुंह पर तमाचा जो भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, आज कुलदीप जी ने मिसाल कायम की है। सर कुलदीप जी और उनकी बेटी तानिया जी, मैंने पहले कहा यही हिंदुस्तान है, ये हमारा प्यारा है। दोस्तों इसी के साथ साथ अंजना ओम मोदी, ये जितने भी देश को जलाने के लिए नफरत की छाती पे बैठ के महानफरत फैलाते हैं, इनकी और इनके बाप की और इनके पूरे खानदान की औकात नहीं है कि इस खबर को बताएं। क्यों? क्योंकि अब ये आतंकवादी इन्हीं के खानदान, इन्हीं के धर्म का, इन्हीं के घर का, अंजना ओम मोदी के घर का निकला है, मतलब अंजना ओम कश्यप के घर का निकला है। इसीलिए अंजना ओम कश्यप ने अपने भाई के बारे में नहीं बताया। भाई साहब हमारी सीआईडी को अल्लाह सलामत रखे। भाई साहब देश बचा हुआ है ना, तो इन्हीं कुछ हमारी जो टीम्स हैं इनकी वजह से है जो सेफ है। सोचिए एएनआई डिजिटल ने बताया, ये रहा स्क्रीनशॉट, कि राजस्थान के जयपुर में जो जयपुर की यूनिट है सीआईडी इंटेलिजेंस की, उसने श्री गंगानगर से एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया। लेकिन एएनआई ने हिंदुओं को खुश करने के लिए इसमें, क्योंकि इनके ही खानदान और इनके ही धर्म का आतंकवादी था,
नाम नहीं लिखा। हारून खान भाई ने मेहरबानी हो इनकी भैया, इन्होंने पूरी रिसर्च करके लिख दिया कि नाम इसलिए छुपाया है ANI ने क्योंकि इस आतंकवादी का नाम प्रकाश सिंह है। सोचिए, बेगुनाह भी अभी कुछ दिन पहले दिल्ली ब्लास्ट के नाम पे गिरफ्तार हुए, तो अंजना ओम मोदी, अमन दंगाई और जितने भी भड़वागिरी करने वाले पत्रकार हैं, सबने नफरत की खबरें फैलाई, मोहब्बत का कत्ल किया। अंजना ओम कश्यप ने तो ये तक कह दिया कि आतंकवाद का मजहब होता है, मुसलमानों लानत है तुम पे अगर तुम भूल जाओ। दिक्कत तो यही है कि हम भूल जाते हैं कि किसने हमारे खिलाफ क्या बोला था। हमें नल्ली नाली से मतलब है भाई, बिरयानी खाएंगे, बिरयानी पे लेंगे, बात खत्म, रात गई बात गई। ना 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 ना, मैं नहीं भूला। और अंजना ओम कश्यप सुन ले ये कान खोल के, ना मैं भारत के भारतीयों को और भारत माँ के सपूतों को यह भूलने दूंगा कि तूने हमारी एकता और अखंडता को खराब करने के लिए, सीधा मुसलमानों का नरसंहार करवाने के लिए, माहौल खराब करने के लिए तूने अपनी तथाकथित पत्रकारिता का तलवार की तरह इस्तेमाल किया और हिंदू मुसलमान को बीच से काटकर अलग किया और सरकार की चाटुकारिता करती रही। इसका नाम क्यों नहीं बताया भाई? बहरहाल मुसलमान गिरफ्तार हुआ था तो गोदी मीडिया चीख रहा था, देखो 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 देखो, एक और डॉक्टर गिरफ्तार, एक और मुसलमान गिरफ्तार। जैसे आपके सामने ये दो चेहरे हैं, मासूम सीधे साधे, लेकिन एक खास समुदाय को खुश करने के लिए गोदी मीडिया ने क्या किया? जब NIA ने इन दो लोगों को फजूल में गिरफ्तार किया, एक इमाम को, हल्द्वानी से एक मस्जिद है वहां पर, और जिनका नाम आसिम है, और उनके साथ एक और व्यक्ति, उनको दोनों मुसलमान थे, उनको गिरफ्तार किया दिल्ली ब्लास्ट केस में। उनके लैपटॉप और मोबाइल पूरी तरह से जब्त करके भाई साहब जांच पड़ताल की गई। मिला घंटा कुछ नहीं, क्योंकि ये बेगुनाह थे। गोदी मीडिया ने खूब शोर मचाया, ऐसा जोर लगाया जैसा पैदा होने के लिए कोशिश कर रहे हों, जब जोर लगाया जाता है ऐसा जोर लगा रहे थे। NIA ने पूरी ताकत से इन्वेस्टिगेशन की और पाया कि ये दोनों बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, इनकी कोई खता नहीं, इनका कोई दिल्ली ब्लास्ट से लिंक नहीं, इनको रिहा कर दिया। अब मैं जितने भी भांड पत्रकार हैं, ये जितने भी ये जहरीला नशा करने वाले, सिर्फ एक समुदाय को झूठी खबर देकर खुश करने वाले, हिंदू मुसलमान के बीच जहर घोलने वाले से पूछता हूं, तुमने अपने बाप की ये तस्वीर क्यों नहीं दिखाई? हजरात, इनको TRP आती है सिर्फ मुसलमानों को गरिया के, और जो इनके देखने वाले हैं वो भी इनके ही जैसे हैं, उनको भी मुसलमानों को परेशान करने वाली, गरियाने वाली खबरें अच्छी लगती हैं। इसलिए मैं बेज़मीर मुसलमानों से कहूँगा, ज़मीर जिंदा करो, कसम खा लो, हम चाहे 5% हों, कसम खा लीजिए कि आपके घर में गोदी मीडिया का एक भी चैनल नहीं चलेगा। एक दूसरी तरफ जो मेरे हिंदू भाई हैं, उन लोगों से ये हाथ जोड़कर अपील है कि नफरत से कब तक अपना पेट भरोगे? अरे नफरत से तो राक्षस ही खुश होते हैं। आप तो इंसान हैं ना, आप तो प्रभु श्री राम के मानने वाले हैं। वो बात अलग है कि अक्सर आप जैसे लोग, हिंदू नामी लोग, दूसरों को, बहन बेटियों को कमेंट में, हिंदुओं को एक कमेंट में माँ बहन की गाली बकते हैं, गंदी गंदी। प्रोफाइल पर भगवान श्री राम की तस्वीर होती है, बायो में बम बम बोले लिखा होता है, जय श्री राम जय महाकाल लिखा होता है। ये तो पहचान क्लियर हो ही गई है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कब तक आप नफरत के पुजारी बनेंगे? कब तक आप नफरत से खुश होते रहेंगे? आज की तारीख में ये फैक्ट है, चैट GPT, जेमिनी, किसी भी गूगल कर लीजिए, सबसे ज्यादा मुगल पुगल गए अपनी तेल लेने। मुगलों ने इतना मंदिर नहीं तोड़ा जितना मंदिर खुद इस आपकी पसंदीदा भाजपा ने तोड़ा है। ये तस्वीरें देखिए, मैं तो मुसलमान हूं और मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि जो राम राम करने वाली सरकार है वो अपने ही ताकत से आप लोगों के सामने
आंखों के आपके सामने ऐसे प्राचीन 100 साल पुराने मंदिरों को तोड़ेगी, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति भी खंडित की जाएगी। लेकिन यह आपकी ही बेगैरती है, क्योंकि आपको बेगैरत होना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही प्रभु श्री राम के नाम पर एक व्यक्ति को इतना ऊपर कर दिया कि अब आप सोच रहे होगे इसे उतारे कैसे। सच्चाई यही है। खबर आपको मिल गई होगी, दिल्ली में आरएसएस का जो दफ्तर है, सिर्फ उनको आरएसएस वालों को अपने लिए पार्किंग चाहिए था। तो 1500 साल पुराना जो मंदिर बाजू में था, एक मुसलमान बता रहा है, मेरे हिंदू भाइयों सुनो, 1500 साल पुराना मंदिर आरएसएस ने तोड़ दिया, क्योंकि आपने आरएसएस को राम जी से ऊपर कर दिया, क्योंकि आपने ऐसे इंसान को चुना कि जिसकी आईटी की टीम और जिसका जमीर एक्सेप्ट करता है कि प्रभु श्री राम छोटे दिखाए जाएं और मोदी जी को बड़ा दिखाया जाए कार्टून में, कि मंदिर में राम जी को मोदी जी लेकर लौट रहे हैं। ये सब ऊपर वाले की नाराजगी है, जो लाठियां चारों तरफ से हम सब पर पड़ रही हैं। देखना चाहोगे, सुनना चाहोगे, मेरी जबानी नहीं, अपने हिंदू भाई बहनों की जबानी सुनो, और दिल में तकलीफ हो तो अगली बार दबाना तो सोच लेना। अगली बार मुसलमान के खिलाफ जहर उगलने से पहले मैं तमाम हिंदू भाइयों से अपील करूंगा, सोचना कि हमें लड़वा कौन रहा। सभी को जय श्री राम। ये हिंदू टेम्पल है आपका अपना झंडे वालान मंदिर में, और ये आरएसएस की बिल्डिंग है यहाँ पर अपना झंडे वालान मंदिर में। ये मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। सन 1947 से हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे मंदिर की सेवा कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु सेवादारों को दिखाइए, सभी श्रद्धालु सेवादार यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से कि आरएसएस कार्रवाई रुके। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। श्री राम मंदिर बना था अयोध्या में, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था, मोदी जी की, योगी जी की फोटो हर जगह आई थी, और आज मंदिर टूट रहा है। कहाँ है इनकी फोटो? कृपया करके इस वीडियो को फैलाइए, और ताकि ये वीडियो मोदी जी तक और योगी जी तक जरूर पहुंचे। यूपी के मेरठ की घटना ने एक बार फिर से एग्जाम्पल सेट किया है कि ये जो बहुसंख्यक समाज हमारा हिंदू समाज है, ये मुसलमान से कितनी नफरत करता है, और नफरत की इंतहा ये कब की पार कर चुके हैं। आप इनके साथ कितने भी अच्छे हो जाइए, ये आपको आतंकवादी ही मानेंगे और आपको गलत साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। खाने के लिए घर में चाय हो ना, लेकिन नफरत फैलाने के लिए सबसे आगे। हजरात, नफरत की बात आई है तो पहली बात तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसी फिल्म धर्मा प्रोडक्शन ने बना कैसे दी। मैं ये सोच रहा हूँ ईशान खट्टर ने ये फिल्म कर कैसे ली। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस फिल्म के अंदर काम करने वाले जितने टॉप के एक्टर और एक्ट्रेस हैं, इनको अपनी जिंदगी का कोई खतरा नहीं था क्या? दोस्तों, फिल्म का नाम है होम बाउंड, नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। मैंने ये कल बैठकर देखी है। मेरा दिल इतना मजबूत है कि गाजा और फिलिस्तीन के मामलों में ही मैं रो पाता हूँ, मेरी आंख तभी नम होती है। लेकिन इस फिल्म होम बाउंड जो मैंने देखा, पूरी देखी, इस फिल्म ने मुझे रुलाया, और हर 3 मिनट के अंदर मेरे मन से इस फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर और एक्ट्रेस के लिए दुआ निकल रही थी। जिस तरह से ईशान खट्टर ने एक मुसलमान का रोल निभाया और उनके दोस्त सहयोगी ने एक दलित का, पिछड़े वर्ग का रोल निभाया। कोरोना काल में जिस तरह से एक्चुअल में हमें पीटा गया, मजदूरों को मारा गया, जिस तरह से कोरोना काल में गरीब 3-3 हजार किलोमीटर चलकर अपने घर गया, जिनमें से कई अपने घर न पहुंच पाए। दफ्तरों के अंदर एक मुसलमान के साथ कैसा दोहरा और दोगला व्यवहार किया जाता है। एक सिंपल से काम के लिए मुसलमान को उसके दफ्तर में कैसे ज्यादा परेशान किया जाता है, एक बहुसंख्यक समाज के द्वारा, हिंदू समाज के द्वारा इस फिल्म के अंदर देख लीजिएगा। मैं इस फिल्म को देखकर हैरान हूं अभी भी, ये बना कैसे दी और रिलीज कर कैसे दी। काफी समय टीम से इस बारे में डिस्कशन किया, तो फिर हम एक पॉइंट पर राजी हुए कि हाँ, इसीलिए इसको नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया, क्योंकि यहाँ सिनेमा हॉल में अगर
रिलीज होती तो पहली बार मोदी जी रिलीज नहीं होने देते, और होती भी रिलीज तो इतने इसमें सेंसर किए जाते कि ये सारी सेंसलेस हो जाती। तो आज ही इसी वक्त नेटफ्लिक्स पर जाइए, होम बाउंड देखिए, ताकि आपको हमारे समाज का घिनौना चेहरा नजर आए। फिल्म की गारंटी मैं खुद ले रहा हूं, शुरू से आखिर तक कोई भद्दापन नहीं है, शुरू से आखिर तक कोई झूठ नहीं है, शुरू से आखिर तक कोई फर्जी कहानी नहीं है, शुरू से आखिर तक कोई गलत फीलिंग्स नहीं है। एक्चुअल में आप देखोगे और हर 2 मिनट बाद कहोगे कि हाँ ये हुआ था और इस कहानी में मेरा भी कोई कैरेक्टर है। मेरठ के बाद का मामला मैं बताना चाह रहा हूं। मेरठ में जो हुआ वो बुलंदशहर के खुर्जा में हुआ। एक व्यक्ति जिसका नाम प्रदीप शर्मा अपने मकान को बेचने के लिए महीनों तक बोलता रहा, लोगों से, डीलरों से कहता रहा, कोई मकान खरीदने नहीं आया। आखिरकार एक मुसलमान ने मकान खरीदा और लीगल तरीके से उसने खरीदा, लेकिन अभी कब्जा भी उसका नहीं हुआ, यानी मुसलमान परिवार रहने भी नहीं आया। वहां के हिंदुओं की आत्मा आहत हो गई कि मुसलमान को कैसे बेच दिया। खुद खरीद नहीं पा रहे थे, हैसियत देखो, खरीद नहीं पा रहे थे, लेकिन नफरत की हैसियत देखो, नफरत फैलाने की हैसियत देखो, भीड़ इकट्ठा हो गई। वो बेचारा हिंदू जो महीनों से परेशान हो रहा था कि मेरा कोई हिंदू भाई ही इस जगह को खरीद ले, घर को, और उसका परिवार मुसलमान को डील करके दे भी रहा है मकान, लेकिन अभी रह नहीं रहा था कि हिंदुओं को आपत्ति हो गई और वहां उन्होंने फिर वही शुरू कर दिया, ताली पीटना शुरू कर दिया, थाली पीटना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया, पुलिस थाना का घेराव करना शुरू कर दिया, माहौल खराब करना शुरू कर दिया एक सांस्कृतिक वर्ग ने, ईमानदार वर्ग ने। अब पहले आप उस हिंदू भाई का बयान सुनिए। मैं प्रदीप शर्मा हनुमान टीला मोहल्ले का रहने वाला हूं। मैंने एक मकान अपना वहां पर अपनी मर्जी से बेचा है। मैंने दूसरी कॉलोनी में एक प्लॉट खरीदा था जिसके लिए मुझे पैसे की आवश्यकता थी, तो इसलिए मैंने मोहल्ले में 1-1.25 साल से कह रखा था मुझे अपना मकान बेचना है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिला, तो मैंने ये मकान सलीम को बेच दिया। मेरा परिवार मकान सलीम बबलू ने खरीदा, अभी उसकी फैमिली वहां रहने भी नहीं गई, लेकिन हिंदू जो खुद खरीद नहीं पाए अपने भाई का मकान, उन्होंने अपने घरों के बाहर पोस्टर चिपका दिए। भाई पूरे मोहल्ले पे, दुकानों में, घरों पर अपने लगा दिया, भाई यह मकान बिकाऊ है। मेरी हंसी तब निकल गई कि सारे हिंदू मिलके एक दुकान नहीं खरीद पाए, तभी हिंदू भाई ने मुसलमान को मजबूरी में मकान बेचा। अब ये कह रहे हैं कि यह मकान बिकाऊ है। अबे जब एक नहीं खरीद पाया तो तुम सबके मकान कौन, मतलब कोई तो पॉइंट वाली बात। नफरत की पहचान यही है कि नफरत के तेवर में आकर दीवार में टक्कर मारने वाली हालत हो चुकी है इनकी। ये जायज बात कर ही नहीं पाते। नफरत का कोई भी आदमी हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जो नफरत में डूबा होगा लॉजिक वाली बात नहीं करेगा। प्रशासन ने खुद बताया कि भाई ये जो शोर शराबा हुआ, अभी तो मुसलमान परिवार जाके वहां रहा भी नहीं है। अब उसका भी बयान सुनो, जिस बेचारे ने ये मकान खरीदा, और वो कह रहा भाई आप मुझे पैसे दो, मुझसे खरीद लो ये मकान। तो अभी भी कोई खरीदने वाला आ नहीं रहा है सामने। इतना ही फड़फड़ा रहे थे तो सीधा यार तुम इतना बवाल करने, बेरोजगारी है ना, इतना बवाल क्यों कर रहे थे? सीधा सीधा उस हिंदू को बुलाते जिसका वो मकान था, जिसने खरीदा था उसको पकड़ते, अब चल भाई ये पैसे कितने का खरीदा, 1 करोड़ का, ये ले 1 करोड़ 10 लाख रुपए, चल निकल तेज मुल्ले, कर देते ऐसे। मजा आया था, उस हिंदू भाई के ही मजा आया थे, लेकिन 10 लाख तुमने जिंदगी में देखे हो तब ना। लेकिन तुम्हें अपनी भारत माँ की छाती पर बैठकर नफरत फैलानी है, अपने भाइयों से ही नफरत फैलानी है, जबकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मिलकर यह भारत बनता है। ओह शिट, ये लॉजिक आरएसएस के पास नहीं है और आरएसएस वालों के पास नहीं है। मेरा नाम सलीम है और सलीम बबलू है, और मैंने एक मकान हनुमान टीला में प्रदीप शर्मा जी से लिया है, जिसका बैनामा हो चुका है, और अभी मैं वहाँ रहने नहीं गया हूँ, जिस मकान में अभी प्रदीप शर्मा जी की फैमिली रह रही है, और नहीं मैं अभी गया हूँ, नहीं मैंने अभी कोई वो लिया है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सेल कर दूंगा, जो लेना चाहे वो ले सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ पे जैसे आसपास के लोगों को जानकारी मिली कि उन्होंने किसी दूसरे समुदाय को मकान बेच दिया है, तो वहाँ इस तरह के पोस्टर लगाए। यद्यपि जानकारी में ये भी बात आई है कि अभी तक प्रदीप शर्मा का परिवार ही उसमें आवासित है, बबलू वहाँ पे गया ही नहीं है, वहाँ कब्जा ही नहीं पाया अभी तक। और सलीम बबलू से बात की गई तो वो अपना मकान दोबारा फिर किसी को बेचना चाहता है,
कोई भी आसपास के लोग, उसी मोहल्ले के लोग कोई भी ले सकता है, अगर वो है तो तैयार है इस बात को, मकान को वापस करने को भी तैयार है। तो वहां पे इस तरह से पलायन जैसी कोई बात नहीं है। लोगों को इस तथ्य से जानकारी में डाला गया, लोगों ने पोस्टर भी हटा लिया है और वहां पे शांति है। आप संस्कारी समुदाय की असलियत देखिए। इनसे जुड़े हुए जितने लोग मिलेंगे मुसलमानों की नफरत में डूबे हुए, बिना सर पैर की बात करेंगे और प्रभु श्री राम इनको खुद फंसाएंगे, ये खुद फंस जाएंगे भाई साहब। अभी मुसलमान उस मकान में गया ही नहीं रहने, और वहां के शरीफ ईमानदार हिंदुओं ने क्या उड़ा दिया कि जी मुल्ले आ गए रहने, यहाँ पे हड्डियां फेंकी हुई हैं, मांस मच्छी फेंकी हुई है। मुल्लों ने देखो सच्चाई क्या है। अब मंदिर के पड़ोस के मकान की स्थिति ऐसी आ गई है कि हर दूसरे दिन यहाँ पे हड्डी वड्डी फेंकने लगी है। और जो कहा जा रहा है कि वहां पे इस तरह के हड्डी मांस मछली फेंकने की बात है, बिल्कुल झूठा है, क्योंकि वो तो वहां पे भी गया ही नहीं है, अभी वहां पे रहना ही शुरू नहीं किया। ये है हाल हमारे भारत माँ का। भारत माँ की तस्वीर इन मुल्लों ने नहीं बिगाड़ी है। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आज भारतीय मुसलमानों के लिए सड़क पर चलना मुश्किल हो चुका है। हिंदू समुदाय के पास अब हथियार है। याद रखिएगा, हिंदू समुदाय मुसलमानों के लिए सच नहीं बोल रहा, वो झूठ बोल। मुसलमानों को फंसाना हिंदुओं के लिए इतना आसान है जितनी मैंने चुटकी बजाई। लाइव एग्जाम्पल है, ट्रेन के अंदर कुछ आपस में बहस हो गई सीट को लेकर। सामने हिंदू होगा, इधर मुसलमान होगा। बहस इतनी बढ़ गई कि भाई साहब संस्कारी समुदाय के व्यक्ति ने फोन कर दिया आरपीएफ को, रेलवे पुलिस को। ये रहा आज तक का प्रूफ आपकी स्क्रीन पर। पूरी कहानी खुद आज तक नहीं बताई है। संस्कारी समुदाय ने आरपीएफ को फोन करके बोला कि ट्रेन में आतंकवादी हैं। अब हीराकुंड एक्सप्रेस में सीट को लेकर ये कहानी हुई थी, लेकिन टेरर अलर्ट जारी हो गया। आरपीएफ हमारे देश के लिए सुरक्षा की, रेलवे सुरक्षा के लिए भाई फौरन जांच शुरू कर दी ट्रेन को रोककर। एक यात्री ने 3 मुसलमान यात्रियों को झूठा आतंकी बता दिया। एक हिंदू ने 3 मुसलमानों को देखकर तीनों को आतंकी बता दिया, क्योंकि उस हिंदू को मुसलमान की सीट छीननी थी। पुलिस ने 4 लोगों से पूछताछ की, यानी उस मुसलमान से भी, तीनों से, और उस व्यक्ति से भी पूरी जांच की। जांच करने के बाद आरपीएफ ने बताया, आज तक का प्रूफ आपके सामने है, कि उसमें कोई आतंकी नहीं था। मामला सारा सीट का था। हिंदू को चाहिए तो मुसलमान अपनी सीट छोड़ के हट जाए, वरना मैं उसे आतंकी कह दूंगा। हालांकि आज तक ने आगे यही नहीं बताया, इतनी बड़ी झूठी अफवाह फैलाने वाला ईमानदार हिंदू, उसको क्या सजा मिली। अजीब सजा क्या मिली, मैं कह रहा हूं इनाम मिला होगा। कितना बढ़िया आइडिया दे दिया इसने। लेकिन मुसलमानों से यही कहूंगा कि डरो नहीं, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। अल्लाह का नाम लो, संविधान को दिल में रखो, ईमान को ताजा रखो और डरना बंद कर दो। संविधान है भाई, और कितना जुल्म कर लेंगे ये, मानते तो वो भी किसी को हैं। शर्म तो आप देखिए कितने बड़े लेवल पर जलील हो रहे हैं, पूरी दुनिया में नंगे हो रहे हैं। तो इस आखिरी खबर से क्या साबित हुआ कि एक खास समुदाय मुसलमानों को फंसाने के लिए कुछ भी अंड बोल देता है। तो इसी तरह से ये दुनिया में नंगे होते रहेंगे और इस्लाम इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। इस्लाम आतंक का नाम नहीं है। जिहाद वो जिहाद नहीं है जो तुम कहते हो लैंड जिहाद और कद्दू जिहाद और जी मेरा ये जिहाद। ये तुम्हारे दिमाग की उपज है, क्योंकि तुम्हारे पास सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास हक बोलने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हें काम पे लगाया गया नफरत फैलाने के, लेकिन तुम भारत माँ कह के खुद भारत माँ के चीथड़े उड़ा रहे हो इस देश की एकता अखंडता को तोड़ के। मैं पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारतवासियों से अपील करूंगा, आज भी वक्त है भारतीय नेताओं के चक्कर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे एमआईएम हो, सब चीजों से किनारे हटके जरा ऊपर उठकर मुल्क के तौर पर सोचो, अखंडता और एकता के तौर पर सोचो।
अबे जब हमें अखंड भारत चाहिए और हम खुद खंडित हो रहे हैं तो हमें अखंड भारत कैसे मिलेगा? किसी को तकलीफ है, पर्सनल खुन्नस निकालो ना। बहरहाल उम्मीद है कि यह नेशनल प्राइम टाइम आपको पसंद आया होगा। आपको मैंने बताया था मार्केट वॉल्व के बारे में, जाइए डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। कमेंट सेक्शन में भी लिंक को मैंने डाउनलोड लिंक को मैंने पिन कर दिया है आपकी आसानी के लिए। अब आपके घर आकर मोबाइल खोल के डाउनलोड तो नहीं करूंगा मैं मार्केट वॉल्व, इतना तो आपको खुद आना चाहिए। विकासशील देश है भाई हमारा, कम से कम कमाना है तो एड़ी चोटी खुद भी घिसिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।